हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के सेशन को करते हैं शुरू। आपके अपने टिश्यू टॉपिक को जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे कि कौन कौन से अलग अलग टिश्यूज हमारे प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, उसी में हमने एक चार्ट पढ़ा था कि किस प्रकार से हमारे दो डिफरेंट यहाँ पर टिश्यूज उपस्थित होते हैं। तो एक बार बताएंगे सबको, यहाँ तक का पोर्शन क्लियर हो गया था भाई? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, सब आ रहा है? गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। मैम एक बार परमानेंट इशू फिर बता दो। ठीक है प्रिया, दोबारा कर लेते हैं। चलो सब कुछ क्लियर है, आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? मेरिस्टमैटिक सबको क्लियर था? एक थम्स अप का साइन शेयर करो पहले तो। मेरिस्टमैटिक टिश्यू सभी को क्लियर हो गए थे? एक थम्स अप का साइन शेयर करेंगे? सूरज, प्रैक्टिस शीट चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगी। चलिए, तो मेरिस्टमैटिक सबको क्लियर था लगभग। ठीक है, आज बात करते हैं वापस से परमानेंट के बारे में। परमानेंट बनते ही कब है? जब बनते हैं कि मैम ये हवाले हमारे क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचना, ये साइकिल होती है परमानेंट। ठीक है, तो मेरिस्टमैटिक से परमानेंट बनने का मतलब कि मैम हमने कल ही एक बात करी थी कि मेरिस्टमैटिक वो है जहां पर कंटिन्यूअस क्या होगा, सेल का डिवीजन होता रहेगा, कोशिकाएं विभाजित होती रहेंगी, एंड देन यही मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होने के बाद एक पॉइंट पर आकर के किस में बदल जाता है? परमानेंट में बदल जाता है कि लो भैया अब डिवीजन नहीं कर पाओगे, अब हम क्या बन चुके हैं? स्थायी बन चुके हैं। अब हमारा ग्रोथ क्या हो चुका है? प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने अपने जिम्मेदारियों को संभालेंगे। राइट, तो परमानेंट के अंदर ही हमने दो भाग देखे थे, एक सरल वाला और एक जटिल वाला, यानी कि एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स के नाम से। सरल के अंदर बात करूं तो हमने वापस से तीन चीजें देखी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जिसके तीनों के डिविजन्स कल मैंने आपको बताए थे। कल जो जो क्लास में था एक बार बता दो, यहां तक कोई समस्या तो नहीं थी? हम लोग पेरेन्काइमा को लिख चुके थे। चलिए भाई, यहां तक सबने लिख लिया था? फटाफट से बता दो एक बार, पेरेन्काइमा तक सबने लिख लिया था? क्यों भाई? ठीक है, तो यहां तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट आते हैं कॉलेनकाइमा में। कॉलेनकाइमा की जब आप बात करोगे तो सबसे पहला डिवीजन तो हमने यही देखा था कि देखिए किस प्रकार से पेरेन्काइमा के सेल्स दिख रहे हैं। इसमें एयर है तो एरेनकाइमा का नाम देंगे, और ग्रीन कलर इस प्रकार से दिख रहा है तो आप इसको कॉलेनकाइमा का नाम देते हो। ठीक है, पेरेन्काइमा हम लोगों ने लिख लिया था, अगर नहीं लिखा था तो एक बार लिख लो। नहीं लिखा था तो लिख लो कि ये सबसे सरल होते हैं, जीवित हैं, अंडाकार हैं, इनकी कोशिका भित्ति भी पतली है। ठीक है, ये स्लाइड नहीं थी। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, नोट कर लो। इसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस, जिसको हम अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं, ये काफी ज्यादा दिखाई देता है, और वैक्यूल्स भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, लिखिए। तुषार, उनका लिविंग नेचर ही होता है जिसकी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खुद को डिवाइड करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं। अब उसके बाद जब उनका डिवीजन हो गया तो फिर वो नॉन लिविंग बन जाते हैं, इसके बाद उनमें कोई डिवीजन नहीं होता। उस फीचर को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं कि भाई अब ये स्थायी हो चुके हैं। नहीं राजेश कुमार। ठीक है, लिखेंगे भाई।
मृदु तक यानी पैरेन्काइमा। ये सारी चीजें आप ही के लिए इम्पोर्टेंट हैं और सिलेबस वही कराया जा रहा है जो आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हंसी मजाक थोड़ी चल रहा है कि मैम यहाँ पर हम किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जो एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं उसी की प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। ओवरऑल आप देखोगे कि हमारे पैरेन्काइमा के सेल्स जो होते हैं वो लिविंग फीचर दिखाते हैं। लिविंग भी क्यों? क्योंकि इनके अंदर देखो स्पेस है, इनके अंदर वैक्यूल्स हैं, आसानी से ट्रांसमिशन यहाँ पर हो सकता है एयर का, क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोफिल का। सो पैरेन्काइमा लिविंग कहे जाते हैं। इसके बाद वाला फीचर नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूंगी तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेस खत्म सा हो जाता है। देखो स्पेस थोड़ा सा कम हो गया, सराउंडिंग की लेयर कैसी हो गई, थोड़ी सी यहाँ पर मोटी होनी शुरू हो जाती है। ये प्रॉपर्ली आपका कहलाता है कॉलेनकाइमा के नाम से। इसी कॉलेनकाइमा के बारे में हम जरा यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड कि ये कैसा होता है, जीवित है, साथ में ये भी थोड़ा सा लंबा अंडाकार बहुफलकीय आपको दिखाई देता है। इसकी पतली कोशिका भित्ति है, लेकिन इसका जो आवरण होता है मैंने कहा थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो यहाँ पर सेल्यूलोज और पेक्टिन का मोटा होना देखा जाता है कि थोड़ा सा सेल्यूलोज और पेक्टिन आएगा, पिछली वाली से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। और क्या मौजूद है यहाँ पर, रसधानी मौजूद होती है, वैक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं। अंतर कोशिकीय स्थान कम हो जाता है। जितने भी युवा पौधे हैं, जितने भी यंग प्लांट्स होते हैं, इनके तने के अंदर ये उपस्थित होता है। यांत्रिक सहायता देता है, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल सपोर्ट, की पौधा खड़ा हो पा रहा है उस सपोर्ट को देने में ये मदद करेगा। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। और इसके अंदर हो सकता है क्लोरोफिल भी मौजूद हो। एक डिफरेंस मैंने तुम्हें कल भी दिखाया था कि देखिए किस प्रकार से आपका ये पाए जाते हैं। देखो एक बार शो कर देती हूँ दोबारा से। देखो भाई कल ये वाला डिफरेंस पड़ा था कि पैरेन्काइमा की सेल वॉल पतली है, स्पेस ज्यादा है, फिर स्पेस कम हुआ, सेल मोटी हुई, वॉल, और तीसरे वाले में सबसे ज्यादा मोटी हो जाती है, स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। राइट, तो इन्हीं तीनों के डिफरेंसेस को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये सरल स्थायी ऊतक की कैटेगरी बनाते हैं। लिखिए जरा कॉलेनकाइमा। प्रिया, ओवरऑल जब हम बात करते हैं ना परमानेंट टिश्यू के बारे में, वो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन इसमें हमारे दो केसेस होते हैं, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा, ये लिविंग होते हैं, बाकी सब नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, बाकी सब नॉन लिविंग होते हैं। आज आपकी ये बॉटनी वाला पोर्शन जो है वो हो जाएगा और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे। हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें लिख सकते हैं। नोट कर लिया सभी ने? बिल्कुल हेमंत, बिल्कुल, ये बॉटनी के अंदर और वैसे भी आपको कराया है तो फिर कोई बात नहीं, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। पीडीएफ यहीं मिलेगी इसी क्लास के, जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे उसके पास में ही पीडीएफ सेक्शन मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हो। सबके कमेंट्स दिख रहे हैं पंकज कुमार। लिख लिया सभी ने कॉलिन कायमा? चलो इसके बाद तीसरा आता है। ठीक है, तीसरा आता है जिसमें फिर से थोड़े से चेंजेस होंगे। अब देखो इस सेल को, यहाँ पर स्पेस बिल्कुल नहीं है,
सेल की वॉल क्या हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है। हार्ड मतलब मोटी हो जाती है। तो यहाँ पर इसको हम डेड कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। अब तक सिर्फ वही दोनों थे जो कि क्या थे, आपके लिविंग थे। ये वाला क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग यहाँ पर हो जाएगा। रसधानी मतलब वैक्यूल, वैक्यूल जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। पौधे के अंदर पानी है, मिनरल है, खनिज है, सैप है, ये सब चीजें इकट्ठी होकर के दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये फीचर हमारा कहलाता है स्क्लेरेनकाइमा का। स्क्लेरेनकाइमा में डेड सेल्स होते हैं, नॉन लिविंग नेचर के होते हैं, इसे कहते हैं नॉन लिविंग या डेड। ये लॉन्ग नैरो हैव शार्प एंड्स, एंड्स इसके बहुत शार्प होते हैं, लंबी सेल्स होते हैं। थिक सेल वॉल है जो सेल्यूलोज और लिग्निन की बनी है, वहां पेक्टिन था, यहाँ पर लिग्निन है, सेल्यूलोज और लिग्निन। स्पेस नहीं है, मैकेनिकल सपोर्ट ये भी देते हैं, कोकोनट के हस्क में, जो आपका नारियल की भूसी होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। लिखेंगे भाई फटाफट से। तो ये तीनों थे हमारे सरल स्थायी ऊतक, जिनको आप कहते हो सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। सोनू कुमार बिल्कुल सेम है। देखो, आप अगर सीजीएल या कोई भी अन्य एग्जाम दे रहे हो, आप इस पूरे पोर्शन को कर लीजिए, आपके लिए इनफ है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सब आपको हम ही यहाँ पर कराएंगे, अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। और अभी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपकी शीट्स भी अपलोड करा दूंगी, तो आप अपना आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रिया, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक अभी आपको ग्रोइंग फीचर में दिख रहे हैं, उनके अंदर अभी ग्रोथ हो रही है, वो डिवीजन कर रहे हैं, एक परमानेंट सेल बन जाएगा प्रॉपरली, तब जाकर के टिश्यू में वैक्यूल्स भी आपको नजर आ जाते हैं। चलो, अभी प्लांट का रिप्रोडक्शन भी पढ़ाएंगे, और इसके बाद हम प्लांट के जेनेटिक्स वाले पार्ट को भी कवर करेंगे। ये दोनों टॉपिक भी आपके इसी सिलेबस के अंदर आएंगे, यानी बॉटनी के अंदर ही आएंगे। ये वाला टॉपिक जो है टिश्यूज का, ये आपका आज यहाँ पर हो जाएगा। राइट, चलो, तो यहां तक लिख लिया है भाई स्क्लेरन काइमा। तो कुल मिला के मैडम ये तीन डिफरेंसेस हमारे किसके हो गए, ये तीनों हमारे कहे जाएंगे, जिन्हें आप नाम देते हो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये सरल स्थायी ऊतक है। अब अगला आता है जिसको आप कहते हो जटिल स्थायी ऊतक। सरल का मतलब ही ये था, सरल मतलब एक जैसे सेल से मिलकर बना है, और जटिल मतलब एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। मतलब इसके अंदर केवल एक सिंगल टाइप का सेल मुझे दिखाई नहीं देता, एक ऐसा टिश्यू जिसमें एक से ज्यादा अलग अलग प्रकार जो है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक जाइलम को कहते हैं और एक फ्लोएम को कहते हैं। जाइलम का भाग वो होता है जो हमारी जड़ों से सींचता है पानी को और पूरे प्लांट में पहुंचाता है, यानी कि जड़ से पत्ती तक ये पानी के संवहन में मदद करता है। और इसी के साथ फ्लोएम जो होता है, ये हमारे भोजन के स्थानांतरण के लिए मददगार होता है। ठीक है, कहने को जाइलम भी अपने चार भागों में बटा है, फ्लोएम भी चार भागों में बटा हुआ है, लेकिन मैम मेन इनका काम क्या है, और डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो राहुल कुमार, सब हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। जाइलम पानी के लिए और फ्लोएम खाने के लिए। तो नोट कर लेंगे इस पूरे दोनों स्टेटमेंट को कि जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप के अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं, और इनके सेल्स भी एक से ज्यादा कैटेगरी के दिखाई देते हैं। ठीक है, जीडी का रिजल्ट भी आ जाएगा भाई, आ जाएगा। चलो इसे नोट करो एक बार फटाफट से। इस महीने यानी जून में जीडी का रिजल्ट बहुत जल्द देखो अनाउंस होने वाला है ना। तो
करिए आप अभी तो अपने तैयारी को बढ़िया करके। नोट करेंगे सभी। चलो यहां तक नोट कर लिया। तो ये कहानी है जाइलम की और फ्लोएम की। अब एक प्रश्न आता है कि ये जाइलम और फ्लोएम जो खाना पीना लेकर के जा रहे हैं, ये कौन कौन किस किस दिशाओं में लेकर के जाते हैं या किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। देखो नॉर्मल सी एक कहानी कि मैम मेरे पास ये एक तने का पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर एक पत्ती है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी ये जो जड़ है ये निकली हुई दिखाई देंगी। ये कुछ इस प्रकार से आपकी जड़ें जो है वो फैली हुई हैं। अब एक सिंपल सी कहानी बताओ कि मैम अगर पानी की सिंचाई, पानी नीचे से जड़ों से एब्जॉर्ब हो रहा है तो पानी कहाँ जाएगा, कि मैम पानी जो है ना वो नीचे से होकर के कहाँ जाएगा, ऊपर तक जाएगा। यानी इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नीचे से ऊपर, एक ही दिशा में तो जाएगा भाई, ऊपर से नीचे तो आ नहीं सकता। पानी जड़ें सींच रही हैं तो निश्चित तौर पर ये कहाँ आएगा, प्रॉपरली नीचे से ऊपर जाता हुआ नजर आता है। एक दिशा में जाइलम का टिश्यू होगा, ये काम कौन करा रहा होगा, पानी वाला, जाइलम का ऊतक यहाँ पर करा रहा होता है। ये काम कौन कराएगा, जाइलम का टिश्यू क्या कराएगा, ये पानी को लेकर जाएगा एक दिशा में। लेकिन यही अगर मैं पूछूं कि देखो खाना बन रहा है पत्तियों में, मान लीजिए यहाँ पर कहीं क्लोरोप्लास्ट था, यहाँ पे खाना बन गया, अब ये जो खाना बना है ये निकल करके ऊपर भी जाएगा, प्लांट के इस भाग में भी जाएगा, ठीक है, और नीचे भी जाएगा। यानी कि अगर मैं इस फ्लो को देखूंगी तो ये फ्लो हमारा बाई डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब ये जो फ्लोएम खाना लेकर के जा रहा है ये दोनों दिशाओं में दिखाई दे रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा फ्लो जाइलम का यूनी डायरेक्शनल है, भाई नीचे से ऊपर ही तो जाएगा, दोबारा नीचे कहाँ जाएगा मैम, नीचे तो ऑलरेडी जड़ है ही है। तो जो भी जड़ पत्तियों को सींच रही हैं वो आपका ऊपर पानी भेज रही हैं। और अगर मैं यही चीज फ्लोएम की बात करूं तो इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल, यानी कि द्विदिशा में भोजन को स्थानांतरण कराता है। ये है हमारा ऊतक फ्लोएम। ये पॉइंट और डायग्राम दोनों बना लेंगे एक बार फटाफट से। शॉर्ट मैराथन कब लीजिएगा, शॉर्ट नहीं लॉन्ग मैराथन ही होगी एक साथ, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे वही आपकी पूरी बायोलॉजी के लिए। रेशम जब आएगी तो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी आपको। ये तुम बीच टॉपिक के ये सारे डाउट्स कहाँ से लेकर आते हो मैम, सिलेबस, पीडीएफ, है ना, आप रिप्लाई नहीं करती हो, क्लास की टाइमिंग क्या होती है, बच्चे डेली सुबह 7 बजे क्लास होती है, ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, उससे आप सवाल लगा सकते हो। बाकी जहां से मर्जी आपको ठीक लगे आप वहां से लगा सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे प्रैक्टिस शीट आपकी प्रैक्टिस सेशन चल ही रहे हैं, आप वहां से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस कब खत्म हो जाएगा, मैं इसके लिए तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि आप इसकी टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो, आप अपने पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है, आप अपने टॉपिक पर ध्यान दो। इंटर कैलरी मेरिस्टम जो है वो बीच में पाया जाता है किसी पत्ती के
नीचे मतलब पत्ती जहां से शुरू होती है वहां पर उपस्थित होगा, या दो पत्तियों के पॉइंट के बीच में पाया जाता है, उसे इंटर कैलरी कहते हैं। चलिए, लिख लिया सभी ने, बना लिया? एक बार थम्स अप का साइन भेजो। अब देखो, जिस जिसको डाउट है, ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए एक डाउट सेशन रख लूंगी इस शनिवार को, सैटरडे को। तब तक हम अपने बाकी के टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। इस शनिवार को एक डाउट क्लास होगी आप लोगों की, उस डाउट क्लास में आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग पूछ सकते हो। तो दिस सैटरडे विल बी योर डाउट क्लास, ताकि आपका जो भी टॉपिक अब तक हुआ है और आपको जो भी क्वेरीज आ रही हैं वो आप लोग अपने उस डाउट सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, बना लिया सभी ने? ऑल राइट, तो मैम ये कहानी होती है हमारे फ्लोएम और जाइलम के फ्लो की। हालांकि पूछता नहीं है देखो, बट स्टिल अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सीक्वेंस किसी भी पेड़ पौधे में अंदर की तरफ इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। और यही है जो देखो नीचे से पानी को ले जा रहे हैं और खाने को लेकर के आ रहे हैं। तो ये वाला पार्ट होता है हमारे किसी भी प्लांट के अंदर फ्लोएम और जाइलम के भाग का। ठीक है, इनके चार चार टाइप्स होते हैं, इनके नाम नोट डाउन कर लीजिए। जाइलम भी चार प्रकार में दिखाई देता है, ट्रैकीड्स, उसके बाद वेसल, जाइलम के फाइबर और जाइलम का पैरेन्काइमा। और फ्लोएम भी चार प्रकार से दिखाई देता है। तो इसको एक बार लिख लेंगे, ज्यादा पूछा नहीं जाता बट स्टिल एक बार नोट कर लेंगे। लीनियस ने दिया था मितेश, लीनियस के द्वारा दिया गया था। लिखिए फटाफट से। प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलेगी, एक बात बताओ? यही मिलेगी मैम, इसी ऐप पे सब कुछ मिल रहा है, यही क्लास हो रही है तो यही मिलेगी ना, कॉमन, यही सिंपल हमारा प्लेटफॉर्म है। जाइलम के चार प्रकार, ट्रैकीड, वेसिल, जाइलम के फाइबर और जाइलम का पैरेन्काइमा। जल्दी से लिख लेंगे। और फ्लोएम में सीव के एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कंपेनियन कोशिकाएं होती हैं, कुछ फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, कुछ फ्लोएम के फाइबर्स यहाँ पर होते हैं। लिख लिया सभी ने? हिंदी में भी नोट कर लेंगे, आवाज सबको आ ही रही है।
अभी आवाज आ रही है सबको? ऑडियो वीडियो सब आ रहा है? चलो, तो हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स वाले टॉपिक की, वहां तक की चीजें खत्म हो चुकी हैं। प्लांट का रिप्रोडक्शन, प्लांट का प्रजनन इसके बाद पढ़ेंगे। पहले जेनेटिक्स को कवर करेंगे कि क्या डीएनए है, कैसे कैसे हमें अलग अलग चीजें इनहेरिट होती हुई नजर आ रही है। जेनेटिक्स नाम की जो शाखा है, जिसको आप अनुवांशिकी कहते हो, ये बेसिकली दो अलग अलग शब्दों का संयोजन कहा जाता है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसे आप कहते हो इनहेरिटेंस और भिन्नता। तो जब भी हम इस शाखा की बात करते हैं जेनेटिक्स की, बेटा अभी आवाज आ रही है? अब सब कुछ ठीक है? हाँ, ये न्यू चैप्टर है, अभी आवाज आ रही है, सब कुछ ठीक है? तो जब भी हम बात करते हैं इस पूरी शाखा के बारे में, इस शाखा को समझने से पहले हम जानते हैं कि मैम ये हमारे दो वर्ड्स का संयोजन है। अभी आवाज सबको ठीक है कि नहीं? अभी भी नहीं आ रही है? अभी तो ठीक है भाई, जिसको नहीं आ रही एक बार रिफ्रेश करो। तो मैम इसमें होता क्या है, नॉर्मली अगर मैं देखूं एनसीईआरटी की किताब में चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, आनुवांशिकता और भिन्नता के सिद्धांत, ये आपका चैप्टर है जो एनसीईआरटी में यहाँ पर नाम दिया हुआ है, मतलब ये आपकी हेडिंग है। तो हम इसको जेनेटिक्स नाम से पढ़ें, इस नाम से पढ़ें, बात वही है। ये हमारे दो वर्ड्स का संयोजन है, पहला वर्ड हेरिडिटी और दूसरा है वेरिएशन। क्या होता है ये? आप सबने एक चीज हमेशा नोट करी होगी कि मैम एक अमीबा है, मान लीजिए एक अमीबा है। अमीबा मतलब क्या होता है हमारा? एक ऐसा जीव जिसकी कोई शेप नहीं, कोई आकार नहीं। मैं अगर इसको डिवाइड करूं, मैंने कहा मैं ना इसको तोड़ना चाहती हूँ, आपने कहा ठीक है मैडम आपकी इच्छा। ये इसका न्यूक्लियस था, ये इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ था, मैंने इसको तोड़ दिया तो ये दो अलग अलग अपने ही जैसी कोशिकाओं में बदल गई। यानी कि इसके अंदर क्या हुआ? विखंडन हो गया, एक सेल टूट करके दो अलग अलग कोशिकाओं में इसने विभाजित कर दिया। अब ये जो दोनों सेल्स बनी है, दोनों सेम होती है ना? दोनों सेल्स हमारी सेम है। आपने कहा मैम इस पेरेंट से जो दो ऑफस्प्रिंग बने, बने तो इसके नेक्स्ट जनरेशन ही है, अगली पीढ़ी ही बनी है, तो वो क्या बनी है? बिल्कुल समान बनी है, बिल्कुल समान बनी है। तो ऐसे स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई वेरिएशन आया है, कोई भिन्नता आई है, क्योंकि ये अलैंगिक जनन दिखाई दे रहा है। यूजुअली जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की बात करते हो, यहाँ पर माता और पिता से जो भी अगली पीढ़ी बनती है उसके अंदर कुछ गुण आते हैं आपके, और साथ में हमेशा वो बिल्कुल सेम नहीं होते, कुछ हद तक उसमें विभिन्नता भी देखी जाती है। कहीं ना कहीं मानते हो ना कि मैम मम्मी और पापा से कुछ फीचर्स अगर आए हैं तो हम कहते हैं हमारी शक्ल मम्मी पे गई है, हाइट पापा पे गई है, या आवाज जो है वो मम्मी पर गई है। होता है कि नहीं होता भाई? सब बताओ एक बार। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ गुण मिले हैं, इसका मतलब वो गुण हमारे अंदर इनहेरिट हुए हैं। आनुवांशिकी नाम की जो शाखा है, इसमें जो हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, ये इनहेरिट हुए हैं, हमें यहाँ पर माता और पिता से मिले हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि मान लीजिए एक माता पिता की तीन संतानें हैं, दो भाई एक बहन, तो वो तीनों ही हमारे यहाँ पर क्या हो, हूबहू सेम हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि मैम वो तीनों के अंदर फीचर्स तो आएंगे माता पिता से, लेकिन पूर्ण रूप से समान नहीं होंगे, उनके अंदर भिन्नता देखी जाती है। और ये जो भिन्नता होती है, ये जो डिफरेंस है, ये जो वेरिएशन है, यही बताता है कि भाई बॉडी में गुण तो आ रहे हैं लेकिन हर लेवल पर समान नहीं है। कोई जुड़वा बच्चों का केस, वो केस अलग होता है कि बच्चे हूबहू सेम है, लेकिन नॉर्मली जो संतानें होती हैं वो आपकी अलग अलग देखी जाती हैं। तो इन्हीं दोनों का अध्ययन कि कैसे वो गुण आते हैं और कैसे भिन्नता देखी जाती है, ये सभी चीजें हम अपनी इस शाखा के अंदर पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस यानी कि द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, जो हम अलग अलग गुणों को अपने अंदर इनहेरिट होते हुए देखते हैं। लेकिन जब बात आती है कि मैम ये इनहेरिट होते कैसे हैं, भाई कौन सा ऐसा पदार्थ है जो इन गुणों को लेकर के आ रहा है, वहां खेल आता है हमारे सबसे छोटे फैक्टर जिसका नाम है डीएनए का। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? डीएनए।
ए, जिसके अंदर पाए जाते हैं जीन। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करेंगे डीएनए के साथ कि डीएनए क्या है, पहले डीएनए और जीन को समझेंगे और उसके बाद आएंगे हम अपने हेडिंग पे, जिसमें हम अलग अलग मेंडल साहब के सिद्धांतों को यहाँ पर पढ़ते हैं। ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है, राहुल उसे भी करा देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, जो रह गया है सब करा देंगे। चलो, अभी तुम्हारा सैटरडे को मैं एक डाउट सेशन रखूंगी। सैटरडे वाले दिन आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी चैप्टर्स आपको लग रहा है, वो आप मुझे जरूर से बता देना। विल मेक श्योर कि आप लोगों के लिए वो पार्ट करा दिया जाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे टॉपिक से। ये सब तो मैम हम लिखेंगे ही, हेडिंग डाल लेना जेनेटिक्स और उसके अंदर एक सब हेडिंग डीएनए की। तो जेनेटिक्स तो तब हम शुरू करेंगे, पहले डीएनए को समझते हैं, राइट। डीएनए जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए की फुल फॉर्म हमने लिखी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें ये जानना जरूरी है कि क्या है डीऑक्सी, क्या है राइबो, क्या है न्यूक्लिक एसिड। ये बेसिकली हमारे न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे इस प्रकार से डीएनए और आरएनए, मतलब ऐसे पदार्थों को रखते हैं, ऐसे पदार्थ के साथ देखे जाते हैं जो कि हमारे अंदर गुणों को ट्रांसमिट कराने में मदद करते हैं, जो हमारी कह सकते हैं कि एक जेनेटिक्स की इकाई यहाँ पर देखी जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम न्यूक्लिक अम्ल का बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, दे कैरी जेनेटिक मटेरियल। ये किसको कैरी कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को। इनके अंदर कौन आता है, जो आनुवांशिक पदार्थ है, ये आनुवांशिक पदार्थ ही तो है जिसके रूप में सूचनाएं जा रही हैं। न्यू चैप्टर ही है ज्योति बच्चे, यही आपको बताया। एक बार जल्दी से बता दो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। प्लांट जेनेटिक्स नहीं होता है क्या मैम? अरे प्लांट की भी जेनेटिक्स, एनिमल जेनेटिक्स सब एक ही है, बात करेंगे इसके अंदर। तो दे कैरी जेनेटिक मटेरियल, यानी कि यह आनुवांशिक पदार्थ का वाहक कहलाता है। दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला जिसे हम कहते हैं यहाँ पर डीएनए, और दूसरा कहलाता है आपका आरएनए। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नोट करिए, ये वही है जो आपके आनुवांशिक सामग्री का वाहक होते हैं, जिसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। जो ऑलरेडी नोट्स बनाते आ रहे हो, जिसमें आपने अभी कहानी अपनी बॉटनी की लिखी है, उसी के आगे लिखना शुरू कर देना, उसी के आगे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो अलग ही चैप्टर है, लेकिन मतलब कहने का ये है कि बॉटनी में ही है, आप इसको आगे ही लिख सकते हो। इतना कंफ्यूजन, मतलब है इतना ज्यादा कंफ्यूजन। मतलब आधों को ये चिंता है कि मैडम कौन पार्टी आएगी। अरे जो पार्टी आएगी आने दो, तुम्हारे लिए तो सिलेक्शन लेना जरूरी है ना। तुम्हें तब फायदा मिला ना तुम्हें अब फायदा मिल रहा है। कौन सा तुम्हारे लिए बम्पर वैकेंसी आ जाएंगी कि सरकार आते ही तुम्हारे पास यहाँ पर 50 60 70 हजार वैकेंसी दे रहे हैं। तो बेटा पढ़ लो। लिख लिया सभी ने?
तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? जिनमें जेनेटिक मटेरियल आते हैं। ये जेनेटिक या आनुवंशिक सामग्री के वाहक होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बात करेंगे कि इन दोनों कैटेगरीज में डीऑक्सी राइबो वर्ड किसके लिए यहाँ पर आता है। ठीक है, अगर मैं एक डीएनए की बात करूं तो देखो, डीएनए जो होता है वो हमारा मिलकर के बना होता है, एक शुगर से, एक फॉस्फेट से, और एक होते हैं हमारे नाइट्रोजन के बेस। अब देखिए, समझना यहाँ पर कि मैम हमारे पास एक डीएनए में तीन चीजें हैं। ये शर्करा जो होती है, अगर मैं डीएनए की बात करूं तो ये कहलाती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। शुगर की कैटेगरी है जिसका नाम है डीऑक्सी राइबोस शुगर। लगभग इसके अंदर 5 कार्बन आपके पाए जाते हैं, 5 कार्बन वाली शर्करा ये कही जाती है। फिर आता है एक फॉस्फेट का ग्रुप PO4, ठीक है। और आते हैं कुछ नाइट्रोजन के बेस। नाइट्रोजन बेस के अंदर कुछ आपके प्यूरीन्स पाए जाते हैं और कुछ होते हैं पायरिमिडीन्स। ये इसकी दो कैटेगरी बनती हैं जिसमें ये बटा हुआ होता है ना। एक कहलाता है प्यूरीन और एक कहलाता है पायरिमिडीन। प्यूरीन्स के अंदर दो नाम याद रखेंगे, एडेनिन और ग्वानिन। और यहां पर साइटोसिन और थायमिन, ये आता है डीएनए के अंदर। लिखो, ये केमिस्ट्री में रीड किया है। अच्छा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ बिल्कुल। चलिए, थोड़ा सा मौसम जो है जहाँ परिवर्तन होता है ना, वहीं समस्याएं आनी भी शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग भी अपना अपना ध्यान रखो भाई, तबीयत का। ठीक है, तो डीएनए कुल मिलाकर के तीन चीजों से बना होता है। अगर एक बात करूं, आपका शुगर है, दूसरा फॉस्फेट का ग्रुप है, तीसरा नाइट्रोजन का बेस है। इन तीनों को कैसे मिलाएंगे, कैसे बात करेंगे, यही हमें आगे बढ़ना है। कि मैम ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरीन्स और एक पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स की कैटेगरी होती है, उसमें एडेनिन और ग्वानिन नाम के हमारे दो नाइट्रोजन के बेसेस आते हैं। इसको सिंबल देते हैं A, इसको देते हैं G। ऐसे ही पायरिमिडीन्स में आते हैं एक C और एक T वाले। ठीक है, यही सब मिलकर के हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाते हैं। ये सभी चीजें जो है, हाँ ये सभी चीजें जो है वो इसके घटक के अंदर आएंगी। इसको हम कल क्या करेंगे, अच्छे से डायग्राम के साथ समझेंगे। अभी आप इसको जल्दी से एक बार बना लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि हम इसको कल वाले टॉपिक में जल्दी से इसको कवर कर पाए, समझ पाए। चलिए, संजीव शर्मा, जड़ें जो होती हैं वो लगभग धरती के नीचे ही दिखाई देती हैं, मिट्टी के अंदर ही दिखाई देती हैं। ठीक है, और नॉर्मली हम देखेंगे कुछ मैंग्रोव होते हैं, ऐसे दलदलीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे अगर ऊपर की तरफ जड़ें दिख रही हैं तो वो न्यूमेटोफोर्स के नाम से यहाँ पर जानी जाती हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर के नीचे लिखा है 5 कार्बन, लिख लेना 5 कार्बन वाला होता है। ये सब हम कल इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। आज इसको आप नोट कर लो पहले,
उसके बाद कल हम इसको डिटेल में समझेंगे पूरे चैप्टर को, डीएनए और जेनेटिक्स की। पहले डीएनए को समझेंगे, कब मिला, कैसे मिला, क्या क्या खोज हुई। कल वाला टॉपिक आपका हो जाएगा डीएनए का, उसके बाद विल स्टार्ट परसों जेनेटिक्स। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है यहाँ तक किसी को? 5 कार्बन। चलो, आप भी दिल्ली रहती हैं, हाँ। फॉस्फेट PO4 2 नेगेटिव। तो ये कहानी है मैम, इसको अच्छे से हम एक बार नोट कर लेंगे। सभी ने लिख लिया है कि नहीं, एक बार बता दो। नहीं नहीं, तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा फीवर जो है वो ज्यादा है कल से, तो इसीलिए लग रहा होगा। खैर कोई नहीं, लिखो इसको, और विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो। प्रैक्टिस सीट और पीडीएफ दोनों आपको मिल जाएंगे। जेनेटिक्स बॉटनी का ही पार्ट है आलोक। समझ आया सभी को यहाँ तक? चलो बच्चे, केमिस्ट्री जब भी आपकी होगी वो आपको सर बता देंगे, सर से आप एक बार बात कर सकते हो। ऑल राइट, सो विल कंटिन्यू दिस टुमारो एंड रिविजन कर लेना। ठीक है, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।